दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव, सैकड़ों की मौत, क्या है भारत का रुख? यूक्रेन में प्लेन क्रैश के एक हफ्ते बाद भी कई सवाल बरकरार, जारी है जांच। ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे नॉर्वे में रोजा रखने की दिक्कत, जहां 20 घंटे का होता है दिन। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। दशकों से इजराइल और फलस्तीनी प्रशासन के बीच बना तनाव इस महीने की शुरुआत में फिर से भड़क गया। 8 जुलाई को इजराइल ने गजा से रॉकेट हमलों को खत्म करने के लिए गजा में सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन हमलों में बच्चों और महिलाओं समेत सैकड़ों आम फलस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। कई इजरायली सैनिकों की भी जानें गईं। करीब 2 महीने पहले 3 इजरायली और 1 फलस्तीनी लड़के के अपहरण और हत्या के बाद से शुरू हुआ हिंसा का ये दौर तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद क्यों नहीं थम पा रहा? गजा की एक और सुबह और एक बार फिर तबाही का वही नजारा। इस्राएली हमला शुरू हुए 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त हो रहा है और सवाल उठ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी इसे क्यों नहीं रोक पा रही। गजा को लेकर जो कूटनीतिक गतिरोध बना है उसकी वजह है इस संकट में दोनों पक्षों की मांगें, जिन पर कोई झुकने को तैयार नहीं। इस्राएल का कहना है कि गजा से उसकी सीमा में रॉकेट हमले बंद हों, वरना इन्हें बंद करवाने के लिए वो कार्रवाई करता रहेगा। इस्राएल के पास अपना बचाव करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम यही कर रहे हैं, ये हमारा हक है। और फिलिस्तीनियों की मांग है कि गजा की घेराबंदी खत्म हो और इस्राएली जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा किया जाए, वरना इस्राएल पर हमले होते रहेंगे। सब चाहते थे कि हम जल्दी से संघर्ष विराम को स्वीकार कर लें, पर उसके बाद क्या? वो कहते हैं कि इसके बाद वे हमारी मांगों पर विचार करेंगे। हमने ऐसे प्रस्ताव को पहले भी अस्वीकार किया था, अब भी करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। जहां तक अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का प्रश्न है तो अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने अलग अलग पक्षों से मुलाकात की है, पर अमेरिका का रुख स्पष्ट है। इसराइल का यह हक है कि वो हमास के रॉकेट हमलों से अपनी रक्षा करे। हम फलस्तीनी और इस्राएली लोगों के मारे जाने को लेकर चिंतित हैं और इसलिए अभी हमारा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मुख्य उद्देश्य संघर्ष विराम कराना है। दौरा संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने भी किया है, पर उन्हें भी पता है कि संकट का हल आसान नहीं। संघर्ष विराम जरूरी है, पर गंभीर मुद्दों को छुए बिना समस्या खत्म नहीं होगी, बस टल जाएगी। ये चक्र चलता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गजा में मारे गए लोगों में से अधिकतर आम लोग हैं। ये संख्या 700 के पार जा चुकी है। उधर इस्राएली मौतों की संख्या 30 से अधिक है, पर उनमें अधिकतर सैनिक हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था ने इस्राएली हमले पर सवाल उठाए हैं। हम ऐसे मामलों की जानकारी जुटा रहे हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का ऐसा उल्लंघन होने की प्रबल संभावना है जिससे कि उन्हें युद्ध अपराध ठहराया जा सके। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इस्राएली कार्रवाई की जांच के बारे में एक प्रस्ताव पारित किया है। परिषद के 47 सदस्यों में से 29 ने फिलिस्तीनियों की ओर से लाए गए इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिनमें भारत भी शामिल है। केवल अमेरिका ने इसका विरोध किया, जबकि 17 सदस्यों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिनमें कई यूरोपीय देश हैं। बीबीसी रिपोर्ट। इसी मामले पर हमने कुछ वक्त पहले बात की द हिंदू अखबार में कूटनीतिक मामलों की संपादक सुहासनी हैदर से, और उनसे पूछा कि भारत के फलस्तीनी प्रशासन के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, पिछले कुछ सालों में इजराइल के साथ भी संबंध बेहतर हुए, तो ऐसे में गजा मसले पर भारत का आधिकारिक रुख क्या है? ऑफिशियल स्टैंड 2 तरह से हमने देखा है भारतीय सरकार का। एक तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, ऑफिशियल स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने वायलेंस के बारे में कहा है कि हम इसकी निंदा करते हैं कि इजराइल की तरफ से जो गजा पे स्ट्राइक्स हो रहे हैं उसकी निंदा करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उसी वक्त वो कहना चाह रहे हैं कि गजा से जो रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं उसकी भी हम निंदा करते हैं। तो एक तो हमने ये रुख देखा है। दूसरा हमने संसद में देखा था, जहां विदेश मंत्री ने सुषमा स्वराज जी ने कहा कि ये दोनों पक्ष
हमारे दोस्त हैं और हम ऐसा कोई भी मतलब कदम नहीं उठाना चाहते हैं जहां या तो पैलेस्टीन या इजराइल को कोई ठेस पहुंचे। तो ये 2 रुख उन्होंने ऑफिशियली अब तक लिया है। तो इजराइल और फलस्तीनी प्रशासन को लेकर भारत के रुख में पिछले कुछ सालों में किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं? 92 के बाद तो एक बड़ा बदलाव आया था। उसके बाद हमने देखा था कि कारगिल के वॉर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब भारत को बहुत अर्जेंटली इमरजेंसी में उनको आर्टिलरी, उनको शेल्स की ज़रूरत पड़ी थी, एम्यूनिशन की ज़रूरत पड़ी थी, तब इजराइल ने उनकी काफ़ी मदद की थी, काफ़ी जल्दी उनकी मदद की थी। तो किस तरह से बदलाव है हम देख सकते हैं कि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा तो ये है कि इजराइल की अकेले में निंदा नहीं होती है। तो इजराइल को लेकर अरब देशों की क्या पॉलिसी नजर आ रही है, और अगर वेस्ट एशिया नीति की बात की जाए तो क्या बैलेंस करने में कुछ मोदी सरकार को दिक्कत हो सकेगी? आप अरब देशों को देखें तो उनका भी रुख काफ़ी बदल गया है। अरब स्प्रिंग जिसको बुलाते हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा हमने देखा है जो अरबी देश हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, कतर है, उनका रुख हमास के से मतलब अलग दिशा में चला गया है। ईरान के साथ जो राइवलरी है उसकी वजह से भी अरब कंट्रीज़ और ईरान के बीच में जो रिफ्ट आया है उससे भी हमने देखा है कि जो जिस तरह से वो निंदा करते थे वो भी अब थोड़ा कम हो गया है, उनका भी रुख थोड़ा सा नरम हो गया है इजराइल के बतौर। तो एक तो मैं कहना चाहूँगी कि जो जानकार हैं विदेश मंत्रालय में, वो सलाहकार हैं, हमें अक्सर कहते हैं कि हम इतना ज़्यादा कड़क रुख कैसे ले सकते हैं इजराइल पे जब अरब देश भी इतना ज़्यादा कड़क रुख नहीं ले रहे हैं। ये थी द हिंदू अखबार की कूटनीतिक मामलों की संपादक सुहासनी हैदर। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, अमेरिका में बेसहारा मुसलमान औरतों का दर्द। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। पिछले हफ्ते पूर्वी यूक्रेन में एक मलेशियाई विमान के गिरने से 298 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन इस क्रैश के असल कारण को लेकर अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। हमारी संवाददाता वंदना ने इस मुद्दे पर बात की यूक्रेन मामलों के जानकार वरिष्ठ बीबीसी संपादक ओलेक्सी सोलोहुबेंको से। ओलेक्सी, ये बताएं कि 1 हफ्ता हो चुका है यूक्रेन प्लेन क्रैश को, तो इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंची हैं, क्या कुछ पता चल पाया है अभी तक? There are 3 types of investigation. One is the investigation that's going on the ground, on the site. 3 तरह की जांच चल रही है। पहली जांच यूक्रेन में घटना स्थल पर हो रही है, जो काफी धीमी है। यहाँ डच और मलेशियाई जांचकर्ताओं का रोल अहम होगा। दूसरी जांच ब्लैक बॉक्स को लेकर है, जो ब्रिटेन में जारी है। तीसरी जांच सबसे अहम है और वो है शवों का पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि शायद किस तरह के श्रपनल इस्तेमाल हुए होंगे, कोई रसायन था या नहीं। ये सब तभी हो पाएगा जब सारे शव नीदरलैंड पहुंच जाएंगे। इसमें वक्त लगेगा। शायद इन तीनों जांचों के नतीजों को साथ-साथ पेश किया जाएगा। डिप्लोमेसी की अगर बात करें तो किस तरह के रिएक्शंस अभी तक सामने आए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज हो? The diplomatic situation is very, very difficult. कूटनीतिक स्थिति की बात करें तो हालात काफी मुश्किल हैं। रूस का कहना है कि उसका कोई हाथ नहीं है और न ही रूस समर्थक अलगाववादियों का हाथ है। वहीं यूक्रेन और अमेरिका अलगाववादियों पर दोष मढ़ रहे हैं कि शायद गलती से ही सही, पर उन्होंने हमला किया है। ओलेक्सी, आप यूक्रेन की स्थिति पर भी नज़र रखे हुए हैं, तो रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस पहले से ही टेंस रहे हैं, तो अभी किस तरह की स्थिति है दोनों देशों के बीच? The relations between Russia and Ukraine, which used to be quite friendly for रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय तक रिश्ते काफी अच्छे रहे, लेकिन इस समय संबंध बहुत खराब हैं। दोनों पक्ष कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस का कहना है कि यूक्रेन में तानाशाही जैसी स्थिति है, वहीं यूक्रेन में राष्ट्रभक्ति की जैसे लहर सी आई हुई है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि रूस ने क्राइमिया में जो किया और जो अलगाववादियों को समर्थन दे रहा है वो सही नहीं है। अगर अलगाववादी हार भी जाते हैं, जिसके आसार हैं, तो भी राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर रिश्ते सुधरने में लंबा समय लगेगा। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर।
इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हैं बीबीसी संवाददाता करिश्मा वासवानी। आम आदमी की छवि वाले जकार्ता के गवर्नर जोको विदोदो कांटे की टक्कर वाले राष्ट्रपति चुनाव में जीत गए। हारने वाले प्रतिद्वंदी पूर्व जनरल प्रबोवो सुबियांतो का आरोप है कि चुनाव में धांधली हुई थी। उन्होंने नतीजों को चुनौती देने की भी बात की। इसके बाद चिंता है कि तनाव भड़क सकता है। जोको विदोदो ने इंडोनेशिया को वहां के कथित तानाशाही के अतीत से निकालने और बेहतर सामाजिक सुधारों का वादा किया। उत्तरी इराक में मोसुल शहर के पास पहुंचे बीबीसी संवाददाता जीआर गुल। पिछले कुछ दिनों में सैकड़ों ईसाई परिवार मोसुल छोड़ चुके हैं। उनका कहना है कि आईसिस चरमपंथियों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस्लाम अपनाएं वरना उन्हें मार दिया जाएगा। सैकड़ों ने शहर छोड़ दिया। मोसुल से भागकर कई ईसाई परिवारों ने हमदानिया शहर में शरण ली, जहां कुर्द सैन्य बल पशमर्गा आईसिस पर नजर बनाए हुए हैं। ताइवान के पेंगू द्वीप में खराब मौसम के दौरान एक विमान हादसे में कम से कम 48 लोग मारे गए। वहां के मागोंग हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग की नाकाम कोशिश के बाद प्लेन इमारतों से टकरा गया। ट्रांसएशिया एयरवेज का विमान दक्षिणी शहर काओशियोंग से पेंगू द्वीप की उड़ान पर था। प्लेन में 58 लोग सवार थे। बीबीसी संवाददाता सिंडी सुई के मुताबिक ये क्रैश ट्रांसएशिया के इतिहास में सबसे बड़ी दुर्घटना है। हालांकि कुछ साल पहले भी इसी इलाके में इस एयरलाइन का ही एक और विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अमेरिका जैसे विकसित देश में भी घरेलू हिंसा एक बड़ी समस्या है। अपनों की सताई हुई कई औरतों को घर से दूर दूसरी जगहों पर पनाह लेनी पड़ती है। बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय वॉशिंगटन से कुछ दूर बाल्टीमोर शहर में मुसलमान औरतों को सहारा देने वाले एक ऐसे ही शेल्टर में पहुंचे। रिश्तेदारों के डर से कई औरतें यहां छिप कर रहती हैं। उनकी सुरक्षा की वजह से हमने कुछ चेहरों को ढक दिया है और उनमें से एक का नाम भी बदल दिया है। अमेरिका में आयशा की ये पहली रमजान है। 4 महीने पहले अपनी बच्ची को लिए वो पाकिस्तान से यहाँ आई थी अपने पति के साथ रहने। आज वो बेसहारा मुसलमान औरतों के लिए चलने वाले इस शेल्टर में रहती हैं। मेरे 3 दांत तोड़े गए थे। उन्होंने तो अपनी तरफ से मार ही दिया हुआ है। लवारस लड़की बन गई हूँ मैं बिल्कुल। हमारे अंदर इंसाफ कोई नहीं है रह गया। किसी को जिंदा ही नहीं रहने देना चाहते हम लोग। मल्लिका बचपन से ही अपनी माँ को हर रोज अपने बाप से पिटता देखती थी। जब उनके खुद के साथ भी ऐसा हुआ तो अपनी 6 साल की बच्ची को माँ के पास छोड़कर उन्हें बिन बताए यहाँ आ गईं। I come from a family of abuse. मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मैंने हमेशा से जुल्म होता देखा है और शायद मुझे भी जुल्म सहने की आदत हो गई है। मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मेरा पति मेरे ऊपर जुल्म ढाता है। ये पहली बार है जब मैं खुलकर ये कह रही हूँ। ये रोते बिलखते बेबस किस्से इस शेल्टर को चलाने वाली आसमा हनीफ के लिए अब नए नहीं हैं। वो तो बस इस छत को घर जैसा बनाने की कोशिश में लगी रहती हैं। मैं किसी के साथ बेघर वाला बर्ताव नहीं करती। मैं उनकी मदद वैसे ही करती हूँ जिस तरह से कोई भी मदद किए जाने की उम्मीद रखता है। इसलिए यहाँ रहना अपने घर में रहने जैसा ही है। लेकिन रमजान जैसे मौकों पर घर की यादें कहाँ भूलती हैं। चीजें सारी याद आती, लेकिन मैंने किसी का सुकून तो नहीं बर्बाद किया। लेकिन ये कि कुछ आजमाइशें आ रही हैं मेरे पे यहाँ जो आई हुई हैं, वो भी मैंने ताने सुने कि तेरी किस्मत चाहे तक के ने। मुश्किलें और भी हैं। ज्यादातर औरतें यहाँ लुक छिप कर ही रहती हैं, जैसे गलती उन्होंने ही की हो। आसमा हनीफ कहती हैं कि ऐसे में मदद की गुहार के बावजूद मुसलमान समाज के हाथ भी इस मामले में कुछ खींचे से ही रहते हैं। हम अल्लाह के घर के नाम पर शानदार मस्जिदें बनाते हैं, लेकिन अल्लाह को घर की जरूरत नहीं है, इन औरतों को है। रमजान के बाद ईद आती है, खुशियां और नई उम्मीदें लेकर। लेकिन जिन पर अपनों की मार पड़ी हो, उनकी ईद क्या, मुहर्रम क्या, उनके लिए तो फिलहाल बस इस छत का सहारा है। ब्रजेश उपाध्याय, बीबीसी, बाल्टीमोर। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। कॉमनवेल्थ खेलों के रंग में रंगा ग्लासगो, पर्यटकों को लुभाने की कोशिश। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। रंगारंग कार्यक्रम के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 20वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इन खेलों को दुनिया भर में करीब 1.5 अरब लोग टीवी पर देखेंगे। तो हजारों दर्शकों और खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए कैसे तैयार हुआ ग्लासगो, देखते हैं एक झलक। लंबे इंतजार के बाद ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल का आगाज हो गया है।
12 दिन तक चलने वाले खेलों का रोमांच देखने के लिए दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं। मैं पहली बार ग्लासगो आई हूँ। मैं यहाँ दोबारा आना चाहूँगी। मैं गर्मी सोचकर यहाँ आई थी, लेकिन मेरे लिए यहाँ काफी ठंड है। यहाँ आ रहे लोगों को स्कॉटिश के साथ साथ ग्लासगोवियन अगवानी भी देखने का मौका मिल रहा है। ग्लासगो शहर हजारों खिलाड़ियों, लाखों दर्शकों और सैकड़ों खेल अधिकारियों से अटा पड़ा है। करीब 50 करोड़ पाउंड के खर्च वाले इस आयोजन के लिए नए स्टेडियम और ट्रैक बनाए गए। ये आयोजन वैसे तो खेलों से जुड़ा है, लेकिन ये शहर और संस्कृति को शोकेस करने का एक मौका भी है। सड़कों पर पार्टियां चल रही हैं और पूरा शहर खेल के रंग में डूब गया सा लगता है। जमैका के मशहूर सिंगर बॉब मार्ली के गाने कंक्रीट जंगल पर थिरकते बुजुर्ग। आने वाले कई दिनों तक ग्लासगो में खेलों का उमंग और उत्साह चारों तरफ कुछ ऐसा ही नजर आने वाला है। BBC रिपोर्ट। आंखों में कम रोशनी से परेशान लोगों के लिए अब स्मार्ट ग्लास बनाया जा रहा है। ये ऐसा खास चश्मा है जो आसपास मौजूद लोगों और चीजों की बड़ी तस्वीर लेंस पर डालता है, जिससे उन्हें बेहतर तरीके से देखा जा सकता है। Directly in front of you, we have a chart with letters. लिन ओलिवर की आंखों की रोशनी ऐसी है कि वे बहुत कम देख सकती हैं। Illuminated chart. No, I can find the chart, but I can't see anything. लिन का गाइड डॉग रुकावटों के बारे में आगाह करते हुए उन्हें रास्ता दिखाने में उनकी मदद करता है। Can you see anything now? मगर वो आसपास के माहौल के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता। Tell there's something on it, but I can't see anything. हालांकि लाखों लोग ऐसे नेत्र रोगों का शिकार हैं जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को गंभीरता से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस दृष्टि को बढ़ाने का एक रास्ता खोजा है। स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल करके इनमें खास किस्म का एक 3D कैमरा लगा होता है, जिनके जरिए लोगों और आसपास की चीजों की तस्वीरें लेंस पर डाली जाती हैं और वो ज्यादा चमकदार और साफ दिखने लगती हैं। अगर आप चल रहे हैं तो आप दरवाजे तक पहुंच सकते हैं, जमीन पर पड़ी चीजों को देख सकते हैं जिनसे आप उलझ सकते थे, तो आप ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाते हैं। लोगों ने हमें बताया है कि उन्होंने कैसे पहली बार अपने गाइड कुत्ते को देखा या अपने पैरों और आसपास की चीजों को देखा। इस प्रोटोटाइप पर असली परीक्षण चल रहा है, जिसमें लिन को चलने में मदद देने के लिए साफ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं ताकि वो अपने आसपास की चीजें देख सकें। मैं आपको देख सकती हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे बात कर रही हूँ, सोच नहीं रही बल्कि असल में बात कर रही हूँ। शोधकर्ताओं को यकीन है कि वक्त के साथ इस स्मार्ट ग्लास का आकार भी सामान्य चश्मे के बराबर किया जा सकेगा और फिर वो एक मोबाइल फोन की कीमत के बराबर कीमत में मिल सकेंगे। इससे पीड़ित ज्यादा आत्मनिर्भर बन पाएंगे। साथ ही नेत्र रोग की वजह से होने वाली दुर्घटनाएं कम होंगी और लाखों डॉलर की बचत हो सकेगी। BBC रिपोर्ट। You're not there anymore. You disappeared. You was a light there before. और अब एक नजर तकनीक की दुनिया की कुछ खबरों पर क्लिक में। गूगल यूरोपीय संघ के डेटा रेगुलेटरों से मिल रहा है ताकि एक हालिया फैसले पर विचार हो सके। EU की कोर्ट ने फैसला दिया था कि आग्रह करने पर उन लिंक्स को डिलीट कर दिया जाए जिनसे जुड़ा डेटा अब आउटडेटेड हो गया है। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद गूगल को ऐसे 70,000 आग्रह आ चुके हैं। फेसबुक के मार्क जकरबर्ग के लिए ये हफ्ता अच्छा रहा। साल की दूसरी तिमाही में कंपनी के कुल लाभ में 138% की बढ़ोतरी हुई है। फेसबुक इस्तेमाल करने वालों की संख्या महीने में 1 अरब से ज्यादा पहुंच गई है। इनमें से 60% से ज्यादा लोग हर दिन फेसबुक पर आते हैं। नतीजा आने के बाद कंपनी के शेयरों की कीमत 5% ऊपर चली गई। इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म Xiaomi ने अपना नया स्मार्टफोन और कलाई में बांधे जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक बैंड लॉन्च कर दिया है। 3 साल में यह कंपनी अब तक 5 करोड़ 70 लाख स्मार्टफोन बेच चुकी है। कलाई वाला बैंड कंपनी का पहला पहना जा सकने वाला आइटम है, जिसके जरिए फोन कंट्रोल किया जा सकेगा। रमजान का
महीना यानी दिन भर रोजा रखना और दिन ढलने पर इफ्तार कर कुछ खाना। लेकिन नॉर्वे में रोजा रखना कुछ लोगों के लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां दिन 20 घंटे लंबे होते हैं। नॉर्वे में 2 लाख से ज्यादा मुसलमान लोग रहते हैं। रमजान के दौरान इतने लंबे दिनों का क्या असर पड़ता है यहाँ के मुस्लिम समुदाय पर? नॉर्वे में इस समय रात के 2:30 बज रहे हैं। नॉर्वे के अधिकतर लोग तो इस समय गहरी नींद में हैं, पर भट्टी परिवार की तरह यहाँ के कई मुसलमान परिवारों के लिए ये व्यस्त समय है। हो भी क्यों ना, रमजान का महीना जो है, सुबह की नमाज के बाद ये वक्त सहरी का है। यहाँ सूरज 20 घंटे दिखता है, यानी ये परिवार अगले 20 घंटे कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। अब बैठे हुए हैं, सहरी की है, खाना खाया है। खाना खाने के बाद हम 2 घंटे या 3 घंटे, खासतौर पर मैं जो और ये मेरी वाइफ है, इस तरह ये जो है ना 2-3 घंटे सोएंगे और हम जो तकरीबन 7 बजे काम शुरू करना है जाके। मैं एक बहुत नॉर्मल सी एवरेज सी लड़की हूँ, तो मुझे तो एक्चुअली अफेक्ट करते हैं ये रोज़े। इसमें जैसे इन्होंने बताया कि पूरी आपकी डेली रूटीन चेंज हो जाती है, शाम का बहुत कम सोते हो। रमजान की तारीखें चंद्रमा से जुड़ी होती हैं और हर साल बदलती रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ये तारीखें धीरे धीरे नॉर्वे की गर्मियों के महीनों से मिलने लगी हैं। कई मुसलमान इस पर सवाल उठाने लगे हैं कि क्या लंबे समय तक शरीर को बिना भोजन और पानी के रखना ही अल्लाह के प्रति निष्ठा दर्शाने का एकमात्र तरीका है? कुछ लोग उदारवादी रवैया अपनाने की वकालत करते हैं। If you are living in an area which is जब सूरज के उगने और डूबने के बीच इतना लंबा समय हो तो आप क्या करेंगे? सवाल यह है कि क्या हम सूरज को फॉलो करेंगे? कुछ विद्वान कहते हैं कि आप सूरज को फॉलो नहीं कर सकते। आप अपनी घड़ी के समय को मानिए, क्योंकि और कोई खगोलीय संकेत नहीं है फॉलो करने के लिए। ओस्लो की सबसे बड़ी मस्जिद में ये वक्त नमाज का है। भट्टी परिवार भी यहाँ पहुँचा है अन्य लोगों के साथ इफ्तार के लिए, जो दिन का आखिरी भोजन होगा। लेकिन इतने लंबे दिन की रात छोटी सी होगी। 3 घंटे बाद ही उन्हें भोजन के लिए फिर बैठना पड़ेगा। BBC रिपोर्ट। फिलहाल लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।